वन पीस चैप्टर 1107 रिलीज हो चुका है और फाइनली ओडा ने बता दिया है कि आखिरकार क्यों ब्लैक बियर्ड पायरेट्स एगेट आइसलैंड पे आए थे, जिसके बारे में बात हम वीडियो में आगे करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और बाकी बिना कोई टाइम वेस्ट किए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू होता है जायंट पायरेट्स जो ऑफिशियली एगेट आइसलैंड पर डॉक कर चुके हैं और वो सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं और हमें जायंट पायरेट्स के और भी मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें 2 और जायंट कैरेक्टर्स का रिटर्न होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओइमो और काशी। और वो सारे जायंट्स आसपास की सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और कुछ जायंट्स शिप को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तभी हमें उस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो इन सारी चीजों को दूरबीन से देख रहा होता है और वो इन सब को देख के काफी ज्यादा खुश होता है और उन सबको देखकर उसोप समझ जाता है कि वो लोग यहाँ पे उनको बचाने आए हैं, ना कि वॉर लड़ने के लिए। और ये चीज देखकर वो रोने भी लगता है। दूसरी तरफ हमें थाउजेंड सनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रूक नामी को कॉल करके ये बताता है कि वो लोग स्लाइड करते करते आइसलैंड की एज की तरफ पहुंचने वाले हैं और वो लोग शिप को रोक नहीं सकते और उसके आगे बैरियर है। और इस चीज से बचने के लिए लिलिथ कोई प्लान बनाती है, लेकिन तभी वहाँ पे सीन कट होता है और हमें जिन्बे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जोरो को ढूंढते ढूंढते एक जंगलों में से जा रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है लूची वर्सेस जोरो की फाइट पे। हाकी का क्लैश देखने को मिलता है। अब आई एम नॉट श्योर कि ये कॉन्करर्स हाकी है या नहीं, इसलिए सेफर साइड चलते हैं। आर्मामेंट हाकी का क्लैश था और जोरो लूची की तारीफ करते हुए ये भी कहता है कि भाई तुम काफी टफ तो हो। तभी लूची जोरो को मोक करता है ये कहते हुए कि रोनोनोआ तुम्हारी वजह से पूरा क्रू फंसा हुआ है, अगर उनको इस आइसलैंड से सही सलामत जाना है तो उनको तुम्हें छोड़ना होगा। मेरी बात मानो, तुम गिव अप कर दो, उनके लिए ज्यादा आसान होगा। और तभी जोरो गुस्से में कहता है कि भाई तू बात तो ऐसी कर रहा है जैसे कि फाइट तेरे कंट्रोल में हो। फिर सीन चेंज होता है और हमें पैसिफिस्टास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तभी हमें वो एडमिरल दिखाया जाता है जिसकी कई सारी चिन्ह हैं और उसका नाम है एडमिरल रेड किंग। और वो ऑर्डर देता है कि स्मॉलर बोट्स को पीछे कर दो और बैटलशिप को आगे कर दो और टारगेट करो पैसिफिस्टास को। बैटलशिप ने पैसिफिस्टास पर हमला करना शुरू कर दिया एंड पैसिफिस्टास आर गोइंग डाउन। फिर वापस इन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सैटर्न, लूफी और वेगापंक का सीन जहाँ पे हमें लूफी और बॉनी के बीच में कन्वर्सेशन सुनाई जाती है, जहाँ पे लूफी बॉनी से पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, तो बॉनी बताती है कि वो उसे ही ढूंढ रही थी काफी ज्यादा टाइम तक। तभी लूफी कहता है कि मैं तो यही तुम्हारे सामने था। तभी बॉनी कहती है कि मैं तुम्हारी बात नहीं, मैं निका की बात कर रही हूँ और ऑब्वियसली लूफी को निका के बारे में नहीं पता है। तभी लूफी फिर से सवाल पूछता है कि वो तुमने कमजोर जैसा दिखने वाला पंच क्यों मारा है, जिसमें बॉनी रिप्लाई करती है कि मैं तो तुम्हारे जैसा पंच मारने जा रही थी बट वो ऐसा हो गया, क्यों ना तुम मुझे बताओ कि पंच कैसे मारा जाता है और ये ट्राई करना तुम सैटर्न के ऊपर। और ये चीज सुन के सैटर्न कहता है भाई तुम कीड़ों का कोई अधिकार नहीं है जीने का। उतने में लूफी अपना पंच चार्ज करता है और एक नए हमले का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है बूमिंग डॉन गैटलिंग। और भाई सैटर्न जस्ट गॉट डिस्ट्रॉयड, क्योंकि सैटर्न का ये पंच पड़ने के बाद वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। अब इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए फ्रैंकी और एडिसन बाकी सबको लेके जा ही रहे होते हैं। उतने में वेगापंक ये बताता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से हिलाया तो मैं मर जाऊंगा ड्यू टू हैवी ब्लड लॉस। ऑब्वियस ही बात है। और वो सब ये बातें सुन ही रहे होते हैं। उतने में किजारू उनके ऊपर हमला करने जा रहा होता है, तभी उनके सामने सांजी आ जाता है और उस लेजर के हमले को डिफ्लेक्ट कर देता है। और ये चीज देखकर किजारू और फ्रैंकी दोनों को शॉक लगता है। खैर अब सांजी बैकअप के लिए आ चुका है तो एडिसन और फ्रैंकी कुमा और बॉनी को लेके भागने में कामयाब रहते हैं। अब यहाँ पे क्लियरिफाई नहीं किया है कि उन्होंने वेगापंक को उठाया है या नहीं, तब देखते हैं आगे। अब फाइट शुरू होगी बिटवीन सांजी एंड किजारू और लूफी बैकअप के लिए रहेगा। अब हमें सैटर्न का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उससे मिलने के लिए कोई आता है और ये और कोई नहीं होती है हमारी कैटरीना डेवॉन और वैनेगोर फ्रॉम द ब्लैक बियर्ड पायरेट्स। तभी डेवॉन सैटर्न के लेग को टच करते हुए कहती है कि मिशन अकॉम्प्लिश। और तभी सैटर्न सवाल करता है कि तुम यहाँ पे किस काम की वजह से आए हो। और सैटर्न ये भी कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि कैटरीना डेवॉन तुम अपनी लाइफ को किसी और के सबऑर्डिनेट की तरह चूज करोगी। तभी डेवॉन कहती है कि टीच स्पेशल है और तुम्हें ये लाइन कहीं सुनी सुनी लगती है, राइट? वेल एक्चुअली ये लाइन लूफी के क्रू वालों ने इस्तेमाल की है लूफी के लिए और सेम गोज टू हियर। बाय पैरेलल्स देख रहे हो तुम। तभी सैटर्न एक बड़ी बात कहता है एज इज लीनिएज, राइट? और वैनेगोर ये कहता है तो तुम जानते हो इसके बारे में। ऑब्वियस सी बात है, ब्लैक बियर्ड का असली नाम है मार्शल डी टीच, तो वो टी क्लान से बिलोंग करता है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फैक्टर तो आना ही था ना उसके लीनिएज से रिलेटेड। और मैंने पहले ही बताया कि भाई तुम पैरेलल्स देख रहे हो। तभी सैटर्न ये कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि इन सारी चीजों से तुम्हें क्या मिल जाएगा। तभी वैनेगोर कहता है पूरी दुनिया।
और वेनेगोर ये भी प्रेडिक्ट कर लेता है कि सैटर्न अपने नाखूनों से हमला करेगा, तो वो अपने डेल फ्रूट की पावर की मदद से वहां से टेलीपोर्ट होकर निकल जाता है। बट वेनेगोर अपने आप को इतना दूर तक ज्यादा टेलीपोर्ट नहीं कर पाता है क्योंकि उसने अभी तक अपने डेल फ्रूट को मास्टर नहीं किया है। और वो लोग वापस इस आइसलैंड को छोड़ के जा ही रहे होते हैं, उतने में पीछे से कारिम्बू आता है, ये कहते हुए कि तुम भी मुझे साथ में ले चलो। और यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। कारिम्बू भाई, ओडा फाइनली कारिम्बू का इस्तेमाल करने वाला है, जिसको उन्होंने कब से लूफी की शिप में बांध रखा है। और मैंने थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन लगा ली है कि ओडा इसका इस्तेमाल कैसे करेंगी, जिसके बारे में बात हम कोई अगले वीडियो में करेंगे। खैर, चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो। उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मैं तुम्हें मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।